I am now announcing a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. Within 6 months, we will have the tax code or the Income Tax Act. वेलकम फ्रेंड्स, जेके फिनटेक में सबका स्वागत है। आपने इंट्रोडक्शन में देख ही लिया होगा कि हमारे जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, वो आने वाले बजट में जो 1 फरवरी 2025 को आने वाला है उसमें नया डायरेक्ट टैक्स कोड को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो पूरा एबोलिश हो जाएगा और पूरे देश में डायरेक्ट टैक्स कोड को लागू कर दिया जाएगा। और आपने ये डीटीसी के बारे में काफ़ी वीडियो में देखा भी होगा, परंतु अब तक यूट्यूब में जितने वीडियो बने हैं इन सब में इस डीटीसी को एकदम नेगेटिवली रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि आजकल ऐसी फैशन हो गई है कि किसी भी मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए या तो फिर उसकी तारीफों के पुल बांधे जाए। लेकिन इस वीडियो में हम दोनों में से कुछ भी नहीं करने वाले। मैं आपके सामने इनकम टैक्स एक्ट 1961 और डायरेक्ट टैक्स कोड इन दोनों के बायसरी कंपैरिजन आपके सामने रख देने वाला हूँ, जिसके कारण आप खुद ही तय कर सके कि डीटीसी आपके लिए अच्छा है या बुरा है। हमारी इस कंपैरिजन में सबसे पहले बात करते हैं ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन की, जिसमें हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसके नाम के मुताबिक 1961 में पेश किया गया था और पिछले 60 से भी अधिक साल से हमारी जो डायरेक्ट टैक्स सिस्टम है उसे चला रहा है। और अभी ये जो डीटीसी आने वाला है वो ऐसा नहीं कि अभी इसकी बात शुरू हुई है। 2009 की पार्लियामेंट में भी ये इसको प्रपोज किया गया था, लेकिन जीएसटी के जैसे ही पार्लियामेंट में पूरे सपोर्ट न होने के कारण उस टाइम की गवर्नमेंट इसे लागू नहीं कर पाई थी। अब बात करते हैं दोनों एक्ट के ऑब्जेक्टिव की। तो जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है जो मेनली टैक्स कलेक्शन पर फोकस करता है, जो पूरा कायदा है वैसे तो 298 सेक्शंस और 23 चैप्टर में बटा हुआ है, लेकिन हर साल के बजट जो आता है उसमें नए नए अमेंडमेंट डाले जाते हैं, डिडक्शन और एग्जम्पशन को कम या ज़्यादा किया जाता है। इसलिए सालों साल जो 60 साल से भी ज़्यादा पुराना है हमने बात की, जिसके कारण इसमें इतने अमेंडमेंट हो गए हैं कि टैक्स प्रोफेशनल को भी इसको जानने के लिए रेफरेंस लेना पड़ता है। तो फिर आम आदमी तो इसे कैसे जानेंगे। इसके एक उदाहरण की बात करूँ तो फाइनेंशियल 22-23 में जो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता था और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता था प्रॉपर्टी पर, इस दोनों का 87 एमए रिबेट मिल जाता था टैक्स में। और 31 मार्च 2024 का रिटर्न भी जो 1 जुलाई 2024 तक भरा जिसने, उन सबको भी रिटर्न भरते वक्त सबको रिबेट मिला। लेकिन 2 जुलाई 2024 को जो नई यूटिलिटी आई उनके टैक्स कैलकुलेशन में से इस रिबेट को हटा दिया गया और 1 जुलाई पहले जिसने रिटर्न फाइल किया था उसको भी अभी नोटिस आने लगी है टैक्स आउटस्टैंडिंग की। यह हमें बताता है कि इनकम टैक्स एक्ट है वो अभी सरकार को भी कंफ्यूज करने लगा है और इसी कारण से डीटीसी लाने वाले हैं, जिसके कारण टैक्स सिस्टम को आसान बनाया जाए और साथ ही साथ हमें जो डिडक्शन और एग्जम्पशन देखने को मिलते हैं उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए, जिससे ये कायदा समझना हमारे लिए ईजी हो और उसे बैलेंस किया जाए कम टैक्स रेट से, जो हमें नए टैक्स रेजिम में भी देखने को मिलता है, जिसमें टैक्स कम किया गया है क्योंकि उसमें डिडक्शन और एग्जम्पशन कम मिलते हैं। अब हम बात करते हैं टैक्स स्ट्रक्चर की। तो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में मल्टीपल टैक्स स्लैब देखने को मिलते हैं। इसमें कम से कम 6 स्लैब तो हमें देखने को मिलते ही है। साथ में इसमें ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम में से 2 पार्ट है, दोनों में अलग अलग डिडक्शन और एग्जम्पशन मिलते हैं। इसलिए हर साल हमें ये तय करना पड़ता है कि कौन सी रेजिम में हमारा कम टैक्स आएगा। इसके साथ साथ ओल्ड रेजिम में तो एज के हिसाब से भी टैक्स गिना जाता है। सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के किस्से में टैक्स का कैलकुलेशन अलग होता है। और दूसरी तरफ ये जो डीटीसी है उसमें ऐसा प्रपोज किया गया है कि सबके लिए एक ही टैक्स रेजिम होगी और इस वक्त हमें ओल्ड रेजिम में जो टैक्स डिडक्शन और एग्जम्पशन देखने को मिलते हैं उन सबको रिड्यूस कर दिया जाएगा। उसके बाद जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है वो है कॉर्पोरेट टैक्सेशन, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो डोमेस्टिक कंपनी है उसके लिए भी अलग टैक्स स्ट्रक्चर है और फॉरेन कंपनी के लिए भी अलग टैक्स स्ट्रक्चर है। साथ ही साथ डोमेस्टिक कंपनी में भी टर्नओवर की लिमिट होती है, जिसके कारण उन सब में अलग अलग सरचार्ज और सेसेस लगते हैं और इन सब के कारण कॉर्पोरेट टैक्स सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। और डीटीसी में इस सबको हटाया जाएगा और यूनिफॉर्म कॉर्पोरेट टैक्स लागू कर दिया जाएगा सभी बिजनेस के लिए। इसलिए डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों कंपनी के लिए एक ही टैक्स रेट होगा। यह कदम हमारी इकोनॉमी पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि इसके कारण काफ़ी सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम खींच सकते हैं, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। उसके बाद आता है कॉम्प्लायंस। तो जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसमें इतने सारे अमेंडमेंट और प्रोविजंस है जिसको समझना आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल है। इसलिए किसी भी नोटिस का जवाब देने से पहले उसे प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ती है। और अभी हमें ऐसा बताया जा रहा है कि डीटीसी को ऐसे डिज़ाइन किया जाएगा जिसके कारण आम लोग भी इसे आसानी से जान सके और अपने आप ही उसका जवाब भी दे सके। और साथ ही साथ जो ऑडिट की लिमिट है वो भी बढ़ा दी जाएगी और सीए के साथ साथ अब सीएस और सीएमए के जो प्रोफेशनल होते हैं वो भी ऑडिट कर सके, ऐसा प्रोविजन लाने वाले हैं।
उसके बाद जो सबसे बड़ा चेंज बताया जा रहा है वो है कैपिटल गेन टैक्स के बारे में, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो तो अलग अलग है ही, पर इसमें भी काफ़ी सारे अलग अलग प्रोविजन डाले गए हैं। जैसे कि लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी पर अलग ट्रीटमेंट देना पड़ता है और डेट फंड पर अलग ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है तो उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पशन भी मिलते हैं जो हमें सेक्शन 54 में बताया भी गया है। जैसे कि हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी पर हुआ है, उसे अन्य कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, और उसमें दूसरे भी कई शर्तों का पालन होना जरूरी है। पर अब इन सबको हटा दिया जाएगा और डीटीसी में ऐसा प्रपोज किया गया कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों एक ही तरह के कैपिटल गेन हुए, और उसको ऐसा भी माना जाता है कि आपके जो नॉर्मल इनकम है उसमें ऐड कर दिया जाएगा, या तो फिर ऐसा भी ला सकते हैं कि कोई एक स्पेशल रेट रख देंगे और सभी एसेट क्लास में वही लागू होगा। और अगर कैपिटल गेन को नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट करेंगे तो काफी सारे लोगों के लिए घाटे का सौदा ही बनेगा, क्योंकि अभी ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रेट है वो 20% है। इसलिए अगर आप 30% के स्लैब में आ रहे हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर भी आपको 30% टैक्स देना होगा। इसके बाद आता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और ट्रांसफर प्राइसिंग। जब हम कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं या तो फिर एक से दूसरे देश में पैसे को ट्रांसफर करते हैं, उसमें इस एक्ट में काफी सारे रूल्स और रेगुलेशन लागू होते हैं, जिसमें काफी सारे लूपहोल भी देखने को मिलते हैं, जिसके कारण काफी सारे मनी लॉन्ड्रिंग के किस्से भी हमारे सामने आते हैं। और इसी के कारण डायरेक्ट टैक्स कोड में जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होते हैं और उन पर जो टैक्सेशन के रूल काम करते हैं उसे ज्यादा सिंप्लीफाई और क्लैरिफाई किया जाएगा, जिसके कारण कोई लूपहोल ना रहे। उसके बाद आता है रेसिडेंशियल स्टेटस रूल्स, जिसको हमारे पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर दिया है, जो आप इस स्क्रीन पर देख भी सकते हो, जिसमें ROR, RNOR और NRI जैसे स्टेटस है और इन सब पर अलग अलग टैक्सेशन के रूल भी काम करते हैं, जो इस रूल को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। इसीलिए DTC में ऐसा एम किया गया है कि जो रेसिडेंशियल स्टेटस है उसे ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाए और सिर्फ 2 ही स्टेटस रखे जाए, नॉन रेसिडेंट या तो फिर रेसिडेंट। उसके बाद आता है असेसमेंट और अपील की प्रोसेस। हमारे जो पुराना एक्ट है उसमें ये प्रोसेस बहुत ही लेंदी और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर से लेके कमिश्नर तक मल्टी लेवल अपील मैकेनिज्म काम कर रहा है, जो हमारे लिए समझना बहुत ही मुश्किल है। DTC में ऐसा प्रपोज किया गया है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाए, जिसके कारण जो नंबर ऑफ अपील्स है वो भी रिड्यूस हो और जो भी डिस्प्यूट आता है उसका रिजोल्यूशन फास्टर और मोर एफिशिएंट बने, जो अल्टीमेटली टैक्स पेयर का अपनी टैक्स सिस्टम पर विश्वास बढ़ाता है, जो ओवरऑल टैक्स पेयर की संख्या को बढ़ाने का भी काम करता है। उसके बाद आता है हाउस प्रॉपर्टी पर हमें जो रेंट की इनकम होती है उस पर जो टैक्सेशन लगता है उसके बारे में, क्योंकि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है जो अभी लागू है उसमें जो स्पेसिफिक डिडक्शन मिलते हैं, जैसे कि वो खरीदने के लिए हमने कोई लोन ली हुई है तो उनका इंटरेस्ट रेंट में से डिडक्शन के तौर पर माइनस कर सकते हैं। और अगर हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब कि हम उसमें रह रहे हैं, तो हमें 2 लाख तक का जो इंटरेस्ट है वो डिडक्शन मिलता है, जो हमारी दूसरी इनकम में से लेस हो जाता है। और अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी है जिसमें कोई टेनेंट नहीं रह रहा, मतलब कि खाली है, तो अभी हमें उसे डीम रेंट के तौर पर एक रेशनल रेंट हमारी टैक्सेबल इनकम में ऐड करना पड़ता है। और ये सब प्रोविजन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करता है, इसलिए डायरेक्ट टैक्स कोड में हमें जो डिडक्शन मिलते हैं उसे कम कर दिए जाएंगे और उसे बैलेंस किया जा सकता है टैक्स रेट को थोड़ा कम करके, लेकिन कितना बैलेंस होता है वो तो समय ही बताएगा। और उसके बाद का सबसे बड़ा फर्क आएगा एग्रीकल्चर इनकम के बारे में, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो एग्रीकल्चर इनकम है वो पूरी तरह एग्जम्प्ट की गई है, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जुड़े हुए जो है बिजनेस है, जैसे कि डेयरी फार्म है, या तो फिर आप अपनी एग्रीकल्चर लैंड पर डीप फ्रीज बनाते हैं, गोडाउन बनाते हैं और उसको रेंट पर देते हैं, तो इन सब से जो इनकम आती है वो भी पूरी तरह टैक्स से एग्जम्प्टेड है। लेकिन इन सब के सर्टेन कंडीशंस है और सबकी गाइडलाइन बनी हुई है, लेकिन ये इतनी क्लियर न होने के कारण इसका मिसयूज ज़्यादा होता है। अब जो डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है उसमें एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जम्प्ट रहेगी, लेकिन उसमें जो गाइडलाइंस और कंडीशंस है उसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट किया जाएगा, जिससे उसका मिसयूज ना हो। इसके बाद बात करते हैं स्मॉल टैक्स पेयर के बारे में। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी स्मॉल टैक्स पेयर के काफ़ी सारे एक्सेम्पशन और डिडक्शन दिए गए हैं, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो इतना यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए ओल्ड रेजिम न्यू रेजिम हर बार उसको सोचना पड़ता है कि कौन सी रेजिम में उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और कौन से एग्जम्पशन उनके लिए बेनिफिशियल होंगे। और जो रिडक्शन दिए जाते हैं उसमें भी काफ़ी सारी कंडीशंस होती है, इसलिए जो डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है उसमें डिडक्शन तो कम होंगे, लेकिन टैक्सेशन का जो स्लैब है उसे बढ़ा दिया जाएगा। और ऐसा एक अनुमान है कि अभी जो 7 लाख तक जीरो टैक्स है उसको बढ़ाकर 12 से 15 लाख भी किया जा सकता है। अब ये कितना होगा वो तो ये DTC आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन स्मॉल टैक्स पेयर का टैक्स में कटौती जरूर आएगी, वो बात तय है। और जो अल्ट्रा रिच इंडिविजुअल है
जो इसकी इनकम 10 करोड़ से भी ज़्यादा है, उस पर जो अभी सरचार्ज सेस वगैरह लगता है वो घट जाएगा और टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी होगी। इसलिए हो सकता है कि अभी जो 30% का स्लैब लगता है और उस पर सरचार्ज लगता है वो मिटकर 35 से 40% का स्लैब किया जाए। मुझे विश्वास है कि नए डायरेक्ट टैक्स कोड को समझने के लिए हमारी ये कंपैरिजन आपको बहुत बेनिफिशियल होगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, जिससे सब डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में जान सके, जो हमारे इस वीडियो का एकमात्र मोटिव भी रहा है, जो आपको भी पूरा करना है। अब मिलेंगे नए वीडियो में नए फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। तब तक आपने जेके फिनटेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके फटाफट बेल आइकन पर क्लिक दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। हैव अ गुड डे, हैव अ प्रॉस्परस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।